अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो 1942 में कुछ ऐसा ही मंजर दिखा होगा इंडिया में, ऐसा ही जन सैलाब उमड़ पड़े होंगे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो हेलो एवरीवन, मैं लल्ला भैया फिर से आप सभी के बीच एक नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग क्या रिवाइज करने वाले हैं? एज पर आईसीएसई सिलेबस हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट को रिवाइज करेंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। और सिलेबस में क्या क्या है? कॉजेज है, सिर्फ दो कॉज है, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन और जापानीज थ्रेट, और क्विट इंडिया रिजोल्यूशन और उसका सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो एग्जाम में चीरने के लिए रेडी? चलो स्टार्ट कर दिया जाए, प्रिपेयर हो जाओ अब। तो कॉजेज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्रिप्स मिशन तो है क्या? ये क्रिप्स क्रिस्पी टाइप का। तो 1939 को क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया, है कि नहीं? अब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया और ब्रिटिशर्स को लगा ना कि ये तो हारते जा रहे हैं किससे? बाकी उनका जो अपोजिट वाला पार्टी है, मेनली इधर में जापान पूरा केजीएफ बना हुआ था, पूरा सबका दुड़ जितना भी ब्रिटिश कॉलोनी था वहाँ जाकर पूरा उड़ेले था ब्रिटिशर्स को। तो डर गया ये सब, अरे इंडियंस का हेल्प नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगा, उड़ा उड़ा के मार रहे हैं हम लोग को। तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स, यही है सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये हम लोग को फुसलाने के लिए आए थे। यहाँ बताओ क्या कच्चे है तुम लोग, करे दे देंगे। तो वही है क्रिप्स मिशन। क्लियर? चलो तो देख लो। सो जापानीज आर्मी रैपिडली एडवांस टुवर्ड्स इंडिया। अब इंडिया में की तरफ क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि इंडिया भी कॉलोनी था ब्रिटेन का। तो जहां जहां ब्रिटेन का कॉलोनी वहां वहां जापानीज आर्मी जाकर पूरा कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था जापान। विच मेड इट नेसेसरी फॉर द ब्रिटिश टू सॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक इन इंडिया। इंडिया में तो डेडलॉक चल रहा है, ब्रिटिशर्स का बात हम लोग नहीं मान रहे, सब हम लोग का बात नहीं मान रहा है, डेडलॉक हो गया है। हेंस सर स्टैफर्ड क्रिप्स जी, अ मिशन कॉल्ड क्रिप्स केम टू इंडिया विथ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। हम लोग को कुछ देने आए, देख लीजिए। ठीक है, देखते हैं तो क्या क्या प्रपोजल्स। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर बाई चांस देख लो, याद हो जाएगा फटाक से, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या क्या देने आए थे हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में? तो देख लो, इंडिया वुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर। आफ्टर द वॉर, अभी साथ दे दो, वॉर के बाद तुम लोग को डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। अच्छा देखो, डोमिनियन स्टेटस मतलब पहले ही बता चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग के हाथ में रहेगा, पर ऊपर में ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगा। पर हम लोग अभी का क्या है? स्वराज चाहिए, तुम लोग यहाँ भी नहीं चाहिए। और देख लो, डोमिनियन स्टेटस लेके आया है। प्लस और क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू बी सेटअप। तुम लोग का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी होगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, है कि नहीं? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी बात क्रिप्स मिशन में था। नेक्स्ट, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट वुड बी एस्टेब्लिश्ड। तो इंडिया में दो टाइप का स्टेट्स था, इसको याद रखना। एक था ब्रिटिश इंडिया और एक था इंडियन स्टेट, या प्रिंसली स्टेट बोल सकते थे। तो जो ब्रिटिश इंडिया था ना, ये डायरेक्टली कंट्रोल था किसके अंडर में? ब्रिटिशर्स के, डायरेक्ट कंट्रोल, यही गवर्न करता था। और प्रिंसली स्टेट में ये डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था, यहाँ का जो लोकल बॉडीज थे ना, इंडियंस, वही एडमिनिस्टर करते थे, पर ऊपर में थे कौन थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? एक साथ मिला के फेडरेशन। सिविक्स वाले चैप्टर में पढ़े ही होगे फेडरेशन। तो दोनों को मिला के एक फेडरेशन बनाया जाएगा। चलो, तो ये था थर्ड पॉइंट। अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट वुड बी एस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट, प्रोविंसेस कुड जॉइन द इंडियन यूनियन। प्रोविंसेस उस समय मतलब स्टेट, ठीक है। अगर वो चाहे तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो इफ नॉट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेटेड, खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के वो अपना एक तो अलग देश जैसा चलेगा, वो ऐसा था।
फिर प्रोविजंस एलोकेटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, और जितना भी माइनॉरिटीज है ये देश में उस सब का भी ख्याल रखा जाएगा। तो देख लो, इसे हम लोग को फुसलाने आए थे, डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, तुम लोग के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तुम लोग बना सकते हो, सबको सब स्टेट्स को एक मिला देंगे, ठीक है, बाकी माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखा जाएगा। फिर जिसको मन नहीं है यूनियन के साथ जुड़ने में तुम लोग खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना अपना खुद का। ऐसा ऐसा हम लोग को लॉलीपॉप देने आए थे, ले 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 ले, तो हम लोग थोड़ी लेंगे। सो क्रिप्स मिशन, व्हाट हैपेंड टू क्रिप्स मिशन? इट फेल्ड। हम लोग माने ही नहीं। क्यों नहीं माने? क्योंकि क्रिप्स मिशन डिड नॉट प्रॉमिस इंडिपेंडेंस, ठीक है, सी इंडिपेंडेंस इन द फ्यूचर। ये डोमिनियन स्टेटस का बात कर रहा, हम लोग को कंप्लीट फ्रीडम चाहिए रे बबुआ, लॉलीपॉप नहीं, पूरा मिठाई का दुकान फैक्ट्री चाहिए, है कि नहीं? द प्लान एम्ड एट पार्टीशनिंग द कंट्री, यहाँ पे जिसको मन नहीं वो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लेगा, मतलब है पूरा देश का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। देख लो कितना खतरनाक प्लान लेके आया था। फिर द मुस्लिम लीग, वो भी नहीं माने इनका बात। वाई? द लीग ओपोज्ड द क्रिएशन ऑफ सिंगल यूनियन। यहाँ पे हो रहा है ना कि सब मिल के एक यूनियन बनेगा, और उनका डिमांड क्या था? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वाला कहीं तो है ही नहीं, इसलिए लीग वाले हम लोग को तो डेयरी मिल्क चाहिए थी, तो लॉलीपॉप लेके आया। ऐसा कैसे होगा? ठीक है, नेक्स्ट है, इट डिड नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट सेफगार्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बस कि उनका ख्याल रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा? सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, खुद का एक नया कंट्री देंगे, वो सब कहाँ है? वो सब नहीं है। नेक्स्ट, प्रिंसली स्टेट्स हैड नो राइट। जो प्रिंसली स्टेट है उनके पास कोई राइट नहीं रहेगा टू बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा उसमें नो 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 एंट्री आप लोग के लिए, तो जाओ, तेरा भी नो एंट्री। सो बिकॉज ऑफ दिस क्रिप्स मिशन फेल्ड, वापस जाना पड़ा इनको बोरिया बिस्तर बांध के। क्लियर? तो इसको याद रख लेना, वाई क्रिप्स मिशन फेल्ड, दिस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ा जाए। अब है जापानीज थ्रेट, पूरा एकदम केजीएफ टाइप का आ गए हैं, बंदूक उंदूक लेके, जहाँ जहाँ ब्रिटेन का कॉलोनी है पूरा उड़ैले हैं, ब्रिटेन वाला सब भाग रहा है। तो जापानीज आर्मी, यही है सेकंड कॉज फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हम लोग को डर काहे लग रहा है? जापान वाला तो ब्रिटेन को मार रहा, हम लोग को डर काहे लग रहा है? देख लो काहे डर लग रहा है हम लोग को। जापानीज आर्मी अटैक्ड बर्मा एंड वाज मार्चिंग टुवर्ड्स असम। अब असम तक पहुंचने वाला है, मतलब इंडिया, ठीक है। जापानीज आर्मी, गांधी जी ऑब्जर्व्ड क्या? द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया इज एन इन्विटेशन टू जापान टू इन्वेड इंडिया। ब्रिटेन अगर रहा तो गुड़ जैसा काम करेगा, मक्खी अपने आप आके खा लेगा उसको, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया इज एन इन्विटेशन टू जापान टू इन्वेड इंडिया, आओ और इंडिया को अटैक कर दो। सो गांधी जी एंड अदर लीडर्स, जितने भी अदर लीडर्स थे, वेर कन्विंस्ड दैट दिस सिचुएशन वॉज कॉल्ड फॉर, अभी जरूरत है क्या का? कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स इमीडिएटली, बहुत जरूरी है, नहीं तो उस सब पे चलते हम लोग पिटा जाएंगे, ठीक है ना। मार खाएगा वो सब, झेलेंगे हम लोग। होता है कि नहीं? कभी कभी क्लास में हल्ला किया, कोई बदमाशी करके आया, हल्ला किया, तेरे साथ बैठ गया, तुम भी मार खा रहा साथ में, वही हाल हो जाएगा। मारना है ब्रिटिशर्स को तो भगा देते हैं वो सबको। तो गांधी जी क्या बोले? गांधी जी सेड इंडिया सेफ्टी, ब्रिटेन के लिए भी तुम लोग के लिए भी ध्यान रखा जा रहा है, पर इंडिया सेफ्टी एंड ब्रिटेन्स टू लाइज इन द ऑर्डरली एंड टाइमली ब्रिटिश विथड्रॉवल फ्रॉम इंडिया। चलिए एकदम टाइम हो रहा है, जल्दी से निकलिए, आसाम तक पहुंचने वाला है, जल्दी से निकलिए, ठीक है। सो दे डिसाइडेड टू लॉन्च अ मूवमेंट। तो कांग्रेस लीडर्स दे डिसाइडेड व्हाट? टू लॉन्च अ मूवमेंट। क्यों? ब्रिटिशर्स को क्या कराना है? क्विट इंडिया, भारत, अंग्रेजों भारत छोड़ो। समझ में आ गया? जापानीज थ्रेट। नेक्स्ट इज क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। बस यही दो कॉजेज आ रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट का, ठीक है। 1942, ये ईयर याद रख लेना, 1942 में
ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो, ये तो दिया ही हुआ है, चलो ठीक है। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, सो इन 1942 फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन लेफ्ट नो फर्दर मीटिंग ग्राउंड बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस। अब हम लोग को पूरा फैक्ट्री चाहिए, तुम खाली लॉलीपॉप लेके आओगे तो कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं ना, होगा तो वही है। द कांग्रेस वर्किंग कमिटी मेट एट वर्धा इन जुलाई 1942। तो जो वर्किंग कांग्रेस का जो वर्किंग कमेटी है मुंबई में, जो वर्धा है एक जगह का नाम, वहाँ पे मिले और वहाँ पे रिजोल्यूशन पास हुआ। तो क्या रिजोल्यूशन पास हुआ? क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास हुआ, याद रखना, वर्धा जगह का नाम है ना, मुंबई में है। तो अ नॉन वायलेंट मास मूवमेंट वाज टू बी स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो ये रिजोल्यूशन में क्या लिखा गया था कि एक फिर से नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अगर ब्रिटिशर्स डू नॉट एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ इमीडिएट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अगर ब्रिटिशर्स जल्दी से हम लोग को इंडिपेंडेंस नहीं देते हैं तो क्या किया जाएगा? एक नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाया जाएगा अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, पर हुआ क्या? बहुत दिक्कत हो गया। गांधी जी और जितना भी लीडर्स थे ना, उनको अरेस्ट कर लिया गया। कब? 9 अगस्त को। और कांग्रेस पार्टी को ही इलीगल बोल दिया गया। ये हाल हो गया। चलो देखते हैं आगे। तो यही है क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। अब इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट, तो इससे पहले थोड़ा सा बता देते हैं। जब ये रिजोल्यूशन लिया गया, तो जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो गांधी जी एक तो कॉल दिए थे, डू और डाई, करो या मरो का कॉल दिए थे सब कोई को। और सब तो अंदर चले गए, जितने भी लीडर्स थे अलॉन्ग विद गांधी जी, दे वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उस समय क्या हुआ था, इंडियंस खुद से कहीं कहीं तो पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गया था। जितना भी ब्रिटिशर्स का बिल्डिंग उल्डिंग था पूरा तोड़ उड़ के पूरा कब्जा कर लिए थे। पूरा टेलीग्राफ पोल को उखाड़ के फेंक दिए थे, सब में कब्जा हम लोग का हो गया था। इतना भयंकर चला था ये मूवमेंट। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए पूरा हम लोग पे बमबारी करना पड़ा। बमबारी, पूरा गोली से 10,000 आदमी को उड़ा दिया ब्रिटिशर्स। 60,000 1 लाख आदमी इसी घायल हो गए। ये हाल था। ओके, तो वो सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में है क्या फिर? इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट। तो इम्पैक्ट में सब कोई तो अरेस्ट कर ले गए थे लीडर्स, मेन लीडर्स को सब कोई जेल में डाल दिए थे। तो बिना लीडरशिप के कोई भी मूवमेंट ज़्यादा देर तक चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट वाज व्हाट? शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही थोड़ा देर के लिए रहा। नेक्स्ट इज इट डेमोन्स्ट्रेटेड द डेप्थ ऑफ द नेशनलिस्ट फीलिंग, पैट्रियोटिक फीलिंग। अब हम लोग लड़ क्यों रहे हैं? बम चल रहा है, आगे में गोली चल रहा है, सीना इसे करके खड़े हैं, क्यों? भारत माता के लिए। वही पैट्रियोटिक फीलिंग आ चुका था। नेशनलिस्टिक फीलिंग इन इंडिया एंड द कैपेसिटी ऑफ द इंडियंस फॉर स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस। अब हम लोग रेडी हैं, मरने के लिए भी रेडी हैं। बस ब्रिटिशर्स तुमको तो भगा के रहेंगे, ऐसा जज्बा था उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। इट गेव क्लियर पिक्चर डेट ब्रिटिश वुड नो लॉन्गर बी एबल टू रूल द कंट्री। समझ में आ गया अंग्रेज सबको कि ये भैया ये सब जैसे किया है अब ना हो ही पाई, ज़्यादा दिन हम लोग नहीं रह पाएंगे अब यहाँ। ठीक है, इंडिया में अब हम लोग ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, ये समझ में आ गया। एक्सक्यूज मी। इट वॉज द मास अपराइजिंग। देखो ये कुछ पॉइंट बाकी नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी था ना, तो एक कॉमन पॉइंट सबको ले लेना। नेशनलिस्टिक फीलिंग, फिर ये मास अपराइजिंग, मास इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल, ये सब कॉमन पॉइंट को ले लेना, ताकि क्या है क्वेश्चन आया तो उसी में लिख देंगे। सो इट वाज द मास अपराइजिंग, व्हाई? एज पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेटेड। ठीक है, नेक्स्ट इज आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द मूवमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन रिमेन्ड डोरमेंट, इनएक्टिव। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। तो मूवमेंट तो सप्रेस हो गया, अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मांगेगा कौन, मांगेगा, ये सब ठंडा पड़ गया ये सब। ठीक है, तो इम्पैक्ट 1 2 3 4 5 6। तो ये INA सर्व्ड एज एन एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये हम लोग आगे वाला चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस समय जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो सुभाष चंद्र बोस जी का क्या रोल था। नेक्स्ट
में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट का मतलब मेरा ये है, ये तो आज ही हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द आईएनए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएनए एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ नेताजी। वाह, नेताजी बनना है तो यार नेताजी जैसा बनो, हैं? सब कोई जिसका सपना रहता है कि ये एग्जाम क्रैक करके हमको ये बनना है, ये उसको करके छोड़ दिए, किसका लिए? देश के लिए छोड़ दिए। तो ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन बताएं आपको, नहीं तो नेताजी जैसा अगर इनका चरण का धूल का बराबर है हम लोग। चलो, तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है देख लो। तो फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी का नाम है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम है ये। सो बोस फेल्ट अर्जेंट नीड फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड लेफ्ट विंग party in the Congress after resigning from the presidentship of the Congress in 1939. He led the बता दे रहे थोड़ा सा, है ना, देख लो क्या हुआ। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में थे, उसका पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में थे, ठीक है, और उनका और गांधी जी के साथ बनता नहीं था, ठीक है, मतलब दोनों का आइडियोलॉजी अलग अलग था, विचार जो था ना वो अलग अलग था, बाकी और कुछ नहीं था प्रॉब्लम, बस उनका सोच और उनका सोच अलग अलग था। इसीलिए क्या था, दोनों में थोड़ा मनभेद था, ठीक है, दोनों में डिफरेंस था, आइडियोलॉजी का डिफरेंस था, सोच का, बस। तो जब ये प्रेसिडेंट बन गए ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का सुभाष चंद्र बोस, तो गांधी जी इनको बोले क्या, ऐसे तो नहीं चलेगा, तुम रिजाइन दे दो। सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बन के रिजाइन दे दिए, पर इनका बहुत सपोर्टर थे ना उसमें, तो बहुत सपोर्टर थे सुभाष चंद्र बोस जी का, तो उनके लिए, उनको एक साथ रखने के लिए वो अपना खुद का एक पार्टी बनाए जिनका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। समझ में आ गया? चलो देख लो। बोस फेल्ट द अर्जेंट नीड फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड लेफ्ट विंग पार्टी, जो इनका सपोर्ट में थे इन द कांग्रेस। सो आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस इन 1939, कब ये रिजाइन कर दिए? 1939 को। तो इनको एक साथ रखने के लिए क्या किए, एक नया पार्टी फाउंड किए। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू पार्टी विद इन द कांग्रेस। क्यों? टू ब्रिंग द इंटायर लेफ्ट विंग अंडर वन बैनर, सबको एक साथ लाने के लिए। सो विच इज केम टू बी नोन एज व्हाट, फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। क्लियर? चलो, अब ऑब्जेक्टिव, अब ये जो पार्टी बना है इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ही वाला। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव वाज लिबरेशन ऑफ इंडिया। किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से, मतलब कंप्लीट फ्रीडम का बात हो रहा है। लिबरेशन ऑफ इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ वर्कर, पीजेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स लिबरेशन ऑफ इंडिया, ये पहला ऑब्जेक्टिव है फॉरवर्ड ब्लॉक का। नेक्स्ट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ऑन सोशलिस्ट लाइन। फिर से रीऑर्गेनाइज करना है किसको? एग्रीकल्चर को करना है, इंडस्ट्री को करना है ऑन सोशलिस्ट लाइन। इसका मतलब सब कोई के लिए, सब कोई का भलाई के लिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाएगा। फिर है अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जो जमींदारी सिस्टम है उसको क्या कर दिया जाएगा? एबॉलिश कर दिया जाएगा, और न्यू मॉनिटरी सिस्टम और क्रेडिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो उस समय तो पैसा रिलेटेड कोई नया सिस्टम था नहीं, है कि नहीं? तो सुभाष चंद्र बोस बोले एक नया सिस्टम लाया जाएगा पैसा से रिलेटेड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिबरेशन ऑफ इंडिया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मॉनिटरी एंड क्रेडिट सिस्टम। चलो लास्ट आते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। अब इंडियन नेशनल आर्मी क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस क्या किए ना, सब कोई इंडिया में रह के लड़ रहे थे ब्रिटिश से, पर सुभाष चंद्र बोस वो बाहर जाके ब्रिटिश से लड़ने का फैसला लिए, ठीक है। तो उस समय क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर, और ब्रिटेन वाज अगेंस्ट जापान। तो सुभाष चंद्र बोस जी को सपोर्ट मिल गया जापान का, ठीक है, और वहां से वो आर्मी लेके इंडिया में घुस गए, जिसका नाम पड़ा इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये आर्मी आया कहां से? यहां से आया, देख लो। सो द आइडिया ऑफ आईएनए वाज कंसीव्ड इन मलाया बाय मोहन सिंह। तो पहले ये कहां बना था? ये जो आर्मी है मलाया में बना था। कौन बनाए थे इसको? मोहन सिंह बनाए थे। अब ये है कौन? एन इंडियन ऑफिसर इन द ब्रिटिश आर्मी,
ब्रिटिश आर्मी का एक इंडियन ऑफिसर थे, ठीक है। सो ही डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन द रिट्रीटिंग ब्रिटिश आर्मी एंड इंस्टेड वेंट टू द जापानीज हेल्प। जब ब्रिटिश आर्मी पीछे जा रही थी तो ये उसके साथ वापस नहीं गए, वो जापान के साथ चले गए, उनसे हेल्प मांगे। तो जापान क्या किए, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, वॉर बंदी, ओके, इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर वर हैंडेड ओवर बाय द जापानीज टू मोहन सिंह। वार बंदी किसको दे दिए, किसको, मोहन सिंह को। और मोहन सिंह ही क्या बनाए, इंडियन नेशनल आर्मी बनाए, ठीक है। फिर आगे चलकर यही इंडियन नेशनल आर्मी का सुप्रीम कमांडर कौन बन गए, सुभाष चंद्र बोस। समझ में आ गया ना इंडियन नेशनल आर्मी। चलो अब है ऑब्जेक्टिव। अब जो ये इंडियन नेशनल आर्मी है, इसका क्या काम है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला है टू ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड रिवॉल्यूशन एंड टू फाइट द ब्रिटिश आर्मी विद द मॉडर्न आर्म्स। पहले तो बोल रहे थे, अब देख लो सुभाष चंद्र बोस जी को, एकदम मॉडर्न आर्म्स लेके घूस के उड़ाएंगे अब सबको। बचो बाबू, अब कहाँ भागते हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट इज टू ऑर्गेनाइज प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन ऑर्डर टू मोबिलाइज ऑल फोर्सेस इफेक्टिवली। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब होता है टेम्पररी वाला गवर्नमेंट, और ये कर भी दिए थे। सिंगापुर में तो एक तो गवर्नमेंट बना भी दिए थे सुभाष चंद्र बोस। तो इंडियन नेशनल आर्मी का ये अपना एक ऑब्जेक्टिव भी था। नेक्स्ट इज टोटल मोबिलाइजेशन ऑफ इंडियन मैन पावर एंड मनी फॉर अ टोटल वॉर। सबको यूज करना है, इंडियन मैन पावर को और मनी को, किसके लिए, फाइट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है। तो जिसके लिए बहुत सारे कुछ किए, तो सिलेबस जो है उसी में जाते, उधर नहीं जाते। नेक्स्ट इज अब मोटो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना है इसको। व्हाट इज द मोटो ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, यूनिटी फेथ सैक्रिफाइस, UFS, यूनिटी फेथ सैक्रिफाइस वाज द मोटो ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, ये याद रख लेना है। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ द सुभाष चंद्र बोस। लाखों कंट्रीब्यूशन है, बस उसमें से 4-5 ही करना है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख लो क्या था। सो ही लेड द स्ट्रगल आउटसाइड इंडिया एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। सुप्रीम कमांडर थे कौन, इंडियन नेशनल आर्मी का, सुभाष चंद्र बोस। ही सेट प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर, पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट इज ही डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ब्रिटेन एंड USA, मारने स्टार्ट भी कर दिए INA को लेके। एंड एक्वायर्ड इट्स फर्स्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी, जीत भी गए, देख लो, इन इंडिया व्हेन जापान हैंडेड ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना, उसको सबसे पहले कौन जीत गए थे, सुभाष चंद्र बोस जीत चुके थे उसको। नेक्स्ट इज ही गेव द कॉल टू हिज सोल्जर, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने बोला था, सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था इसको। ऑल्सो ही गेव स्लोगन्स, दिल्ली चलो एंड जय हिंद। आज भी इंडियन आर्मी जब पाकिस्तान चाइना को जब उड़ाने जाती है तो यही चिल्ला के जाती है, जय हिंद। तो उस समय ये कॉल कौन दिए थे, सुभाष चंद्र बोस दिए थे। तो आई होप कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इज ऑल्सो क्लियर। तो आज हम लोग 2 चैप्टर उड़ा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते क्या है, वाह, ऐसे ही कूदते फांदते रहना है, ठीक है, और टेंशन नहीं लेना है। बी हैप्पी एंड डोंट टेक टेंशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।